हाँ जी, शुरू करें। चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी और उसके दो मैकेनिज्म पढ़े थे। कौन कौन से? SN1 और SN2। ठीक है, आज उन्हीं दोनों मैकेनिज्म का मैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ूंगा कि उनके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ने से पहले स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं पहले तो वही पता होना चाहिए है ना। तो सबसे पहले हम स्टीरियोकेमिकल वर्ड की बात करते हैं। ये वर्ड आया है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री से। स्टीरियोकेमिस्ट्री से आपका ये वर्ड आया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो ब्रांच आपकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को किसके बेसिस पर डिफाइन करती है? स्पेशियल अरेंजमेंट के बेसिस पर। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in a crystal lattice। ठीक है, कि एक कंपाउंड में एटम किस तरीके से फिट हैं, उसके वजह से क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज आपके कंपाउंड में आएंगी, वही मेरा क्या होता है? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट होता है उन कंपाउंड्स का। ठीक है, समझ में आ गया? चलो जी, इसमें जो सबसे पहले चीज हमें पढ़नी है वो ये पढ़नी है भाई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है हमारी? क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड को बाद में देखेंगे, पहले लाइट को देखो। लाइट हैज अ डुअल नेचर। ओके, लाइट का कैसा नेचर होता है? दोगला, डुअल। कौन कौन से दो? एक तो होता है उसका पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है उसका वेव नेचर। कुछ जो फिनोमिनल लाइट आपकी शो करती है वो तो पार्टिकल नेचर से शो होते हैं, और जो कुछ बाकी फिनोमिनल जो अदर फिनोमिनल होते हैं वो आपके वेव नेचर से शो होते हैं। ओके, तो पार्टिकल नेचर से आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिफाइन हो सकते हैं या फिर एक्सप्लेन हो सकते हैं अच्छे से। कुछ फिनोमिनन ऐसे शो करती है लाइट कि वो इससे नहीं शो पाते तो वो वेव से शो होते हैं, जैसे कि आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और आपका एक तीसरा होता है पोलराइजेशन। ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव नेचर। फिलहाल हम पार्टिकल पढ़ ही रहे हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड क्या होती है? लाइट जो हमारी होती है वो डुअल नेचर होती है, तो उसकी जो वेव नेचर होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है। ये होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर मैं इसे मान लूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी इस तरीके से वाइब्रेट करती है। डुअल नेचर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो वेव नेचर होती है वो आपकी लाइट हमारी एक तरह की EM वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो आपकी हो गई है। ये प्लेन जो हो गया उसका, ये हो गया उसका मैग्नेटिक प्लेन, और जो उसकी वो होगी, ये जो हो गई हमारी, ये हो गई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसी चीज को मैं आसानी से कैसे समझ सकता हूं? मैं इसको ऐसे ना बना के, मतलब आप इसको ये देखो, अगर लाइट का मेरा ये लाइट अगर मेरी इस तरीके से जा रही है ना, लाइट की मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, ठीक है, वो होती है मेरी नोन। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आसान उसमें, कि ये मेरा एक लाइट का सोर्स है, ये मेरा चारों दिशाओं में लाइट जो हो रही है वो वाइब्रेट हो रही है। लाइट वेव जो है मेरी वो चारों डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। ये मेरी नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट। ओके, तो प्लेन पोलराइज्ड क्या होती है? कुछ मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसे मैं नाइकोल प्रिज्म बोलता हूँ। मैंने उसका प्रिज्म लिया है नाइकोल प्रिज्म। ये क्या करता है? ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को
या फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड को जब्त कर लेता है, ठीक है, मतलब कि ब्लॉक कर देता है, और जो बाकी बचता है वो जाने देता है। इट मीन्स वो उसको एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होने देता है, बाकी डायरेक्शन से उसको ब्लॉक आउट कर देता है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो ये रह गई, और बस वो अब एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उसकी ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो जो ये आपकी अब लाइट आई आफ्टर ब्लॉकेज के बाद जो ये लाइट आई आपकी, यही होती है आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और फिनोमिनन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। फिनोमिनन क्या होता है हमारा, पोलराइजेशन, ओके। एक नॉर्मल लाइट को सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने देना इज पोलराइजेशन, दूसरे प्लेन को ब्लॉक आउट कर देना। समझ में आ गया? तो वो होती है मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बाद मुझे पढ़नी है आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड होगा ना कुछ, है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कुछ मेरे जो कंपाउंड्स होते हैं SN1 और SN2 के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के, उनकी जो क्रिस्टल्स मेरे पास हैं, वो क्रिस्टल क्या करते हैं, अगर मैं उन क्रिस्टल्स में से लाइट पास कराऊं तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं जी, या तो इस तरह रोटेट करेंगे या फिर आपका इस तरह रोटेट करेंगे। प्लेन पोलराइज्ड को वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। और इसी चीज को, इसी रोटेशन के होने को मैं बोलता हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। क्या बोलता हूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर मेरे पास कोई ऐसा क्रिस्टल है उस कंपाउंड का जो मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अगर उसने आपकी लाइट को, उस क्रिस्टल ने लाइट को आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट किया, तो ऐसे जो इस तरफ रोटेट होगा तो मैं उसे बोलूंगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलूंगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ओके। इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं और पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर यही चीज वो लेफ्ट की साइड रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, लाइक दिस, लाइट को अगर रोटेट करे तो, ठीक है। कैसी लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। तो उन्हें मैं बोलता हूं लीवो रोटेटरी। क्या बोलता हूं, लीवो रोटेटरी, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं, स्मॉल एल, और नेगेटिव साइन से, ओके। अब मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एक ने तो लाइट को इस डायरेक्शन में इतना रोटेट किया, एक ने, जो दूसरा कंपाउंड है, उसने इतना रोटेट किया, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों मेरे जो कंपाउंड है दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि दोनों रोटेट कर रहे हैं, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट, है ना। रोटेशन का मैग्नीट्यूड इसने कम किया है, इसने ज्यादा किया है। तो वो मुझे किससे पता चलेगा, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है पोलैरीमीटर। इस पोलैरीमीटर से आपको पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन किसका कम है या किसका ज्यादा है, ठीक है। और जो कंपाउंड्स आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, वेदर इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उन्हें हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उन्हें, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक? ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कैसी लाइट को रोटेट करते हैं, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। जो एक बात मुझे आपको बतानी है, जो पोलराइज्ड लाइट होती है ना, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो आपकी नॉर्मल लाइट से कम होती है। जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो आपकी
नॉर्मल लाइट से कम होती है, क्योंकि इसका एक जो प्लेन था वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया, तो इंटेंसिटी को ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा और इंटेंसिटी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, पोलरॉइड सुना है, जो चश्मे आते हैं पोलरॉइड्स, ठीक है, वो यही काम करते हैं। जो सनलाइट आती है ना, तो जो सनलाइट उस पोलरॉइड्स पे आके पड़ती है वो उन्हें पोलराइज कर देती है, तो इसलिए हमें इंटेंसिटी सन की कम लगती है। ठीक है, इसलिए हमने जो मेरे सन ग्लासेस होते हैं उन्हें पोलरॉइड्स भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले। हाँ जी, आगे क्या है हमारा? आगे है हमारा कायरलिटी। मेरे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, बीच में कार्बन, हाइड्रोजन या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप, ये मान लो ये मेरा एक कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड के यहाँ मैंने एक मिरर रख दिया, तो ये बन गई इसकी मिरर इमेज। ठीक है, दोनों मिरर इमेज को मैंने सुपर इम्पोज किया। सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा। ठीक है, तो बिल्कुल फिट बैठ गए एक दूसरे के ऊपर, बैठी या नहीं बैठी? नहीं ना। ठीक है, और एक कंपाउंड मेरा था ये इमेज मैंने मिरर रखी और उसकी इमेज बनी ये, इन दोनों को सुपर इम्पोज किया, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी सुपर इम्पोज हो गई। ठीक है, तो दो केस बने मेरा, एक तो जब सुपर इम्पोज हो जाती है और जब सुपर इम्पोज नहीं होती। ठीक है, अगर आपके कंपाउंड की मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज हो जाए तो वो होता है आपका ए कायरल कंपाउंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ए कायरल मतलब जो चीज नहीं होती हम उनके लिए ए इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे जो हो रही है उसके लिए कर रहे हैं, और जो नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कायरल कंपाउंड्स। जिनकी मिरर इमेज उन पे सुपर इम्पोज हो जाए वो तो होते हैं हमारे ए कायरल, और जिनकी इमेज उन पर सुपर इम्पोज ना हो वो होते हैं हमारे कायरल कंपाउंड्स। और फिनोमेनन को, इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है? कायरलिटी, चिरलिटी नहीं। ठीक है, कभी चिरल करे जाओ, चिरल कंपाउंड और ये चिरल कंपाउंड, कायरल। ठीक है, कितना हो गया? और आगे पढ़ते पढ़ते हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा फंडा क्या है पढ़ने का। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं हम। स्टीरियोकेमिकल मतलब ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों उसने लाइट को मतलब उसके एक प्लेन को ब्लॉक कर दिया और दूसरे प्लेन को जाने दिया। जिस तरीके से आपका उस कंपाउंड के क्रिस्टल में आपके एटम्स जिस तरीके से फिट हैं, जो उनका अरेंजमेंट है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए हमें प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आपके वो है हमारे रिटेंशन है एक है हमारा इनैंशियोमर्स, एक है हमारा रेसिमाइजेशन। हाँ, ये है हमारे टॉपिक। ठीक है, इसी में रेसिमाइजेशन में एक चीज है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये चारों चीजें हमें और पढ़नी है, और इन चारों चीजें पढ़ने के बाद हमारा ये वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म, और फिर हम चलेंगे आपके केमिकल प्रॉपर्टी तो शायद हमने शुरू ही कर दी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला ही पार्ट है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस पे। ओके, चलो आज बस ये इतना ही खत्म करते हैं। ठीक है।